सभी दोस्तों को नमस्कार। चिंतन साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था की ओर से आज मुझे छायावादी आलोचना, छायावादी कविता में मुक्ति का स्वर इस विषय पर आप लोगों के सामने छायावाद के बारे में अपनी कुछ बात रखने के लिए अंशु चौधरी जी ने मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने पेज पर उन्होंने स्पेस दिया। मैं चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सभी से जुड़े सभी लोगों और इस कार्यक्रम में जितने लोग इस समय जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि छायावाद एक, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं एक बार कंफर्म हो लेना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? ओके, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं इसका यही आशय निकाल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी। तो छायावाद हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में शुरू हुई एक ऐसी काव्यधारा है जिसने हिंदी साहित्य में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया। छायावाद कई कारणों से हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है और कुछ कारणों से, जैसा कि आलोचक लोग कहते हैं कि वो अपने समय से कटा हुआ था, अपने समय और समाज को स्वर नहीं दे सका था, इसलिए वह हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। मैं छायावाद के बारे में शुरुआती जो कुछ बातें रही हैं उससे शुरू करके फिर मैं विषय पर आऊँगा। छायावाद 1918-20 से शुरू होकर 1936 के बीच की जो काव्यधारा है, इसके लिए दिया गया एक नाम है और ये नाम अपूर्ण है। पूरी तरह से उस दौर के समूचे साहित्य का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस के अंतर्गत सिर्फ 18-20 साल की जो कविता है वही आ पाती है। कविता के अलावा उस दौर का उन्हीं कवियों द्वारा लिखा गया गद्य प्रायः नहीं आ पाता है या उसकी चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि 1918-20 से लेकर के 36 के दौर में दूसरे जो लेखक थे, यहाँ तक कि प्रेमचंद, जैनेन्द्र या दूसरे अन्य लेखक, उन्होंने जो कुछ लिखा उसकी तो चर्चा ही नहीं होती है। तो पहली ज़रूरत यह है कि हम छायावाद को सिर्फ कविता के आधार पर समझें या उस दौर के गद्य को भी शामिल उसमें करके तब छायावाद की एक पूर्ण समझ विकसित करें। मेरा आग्रह यही है कि छायावाद को समझने के लिए न सिर्फ उस दौर की कविता बल्कि उस दौर के गद्य को भी सामने रखा जाना चाहिए। और अगर हम छायावादी कवियों से इतर जो लेखक हैं उनकी कविताओं को, उनके लेखन को, उनके उपन्यास या उनकी कहानियों को अगर हम उसमें शामिल न भी करें तो हम कम से कम छायावादी कवियों द्वारा लिखित गद्य को उनकी कविताओं के साथ जोड़ करके देखें, तब जाकर के एक मुकम्मल समझ, मुकम्मल दृष्टि विकसित हो पाएगी।
इसके पीछे एक तर्क ये है कि एक समय में, जैसा कि कई आलोचकों ने कहा कि छायावाद में पलायनवाद की प्रवृत्ति है, कल्पनाधिक्य है, भाववादी कविता है, तो ऐसा क्या संभव है कि एक दौर में एक कवि आदर्शवादी पलायनवादी कविता लिख रहा हो और वही अपने गद्य में बिल्कुल यथार्थपरक और ज़मीन से जुड़ी हुई जो हकीकत है उससे संबंधित या तो कहानियाँ लिख रहा हो या उपन्यास लिख रहा हो या रेखा चित्र या संस्मरण लिख रहा हो। हम इस संदर्भ में प्रसाद को भी याद कर सकते हैं, निराला को भी याद कर सकते हैं और महादेव वर्मा के संस्मरणों और रेखा चित्रों को याद कर सकते हैं, जो कि लगभग उसी दौर में लिखे गए, छपे हालांकि छायावाद के अवसान के 2-1 साल बाद। तो हम इस तरह से छायावाद को समझने की कोशिश करें। तो छायावाद जिसको कि कहते हैं कि अव्यक्त की अस्पष्टता और अमूर्तता के कारण इसका नाम शायद छायावाद दिया था मुकुटधर पांडे ने। इस छायावाद को लेकर के बड़ी अटकलें लगाई गईं, उसके शब्द को लेकर के उसका अर्थ निर्धारित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन सभी लोग नाकाम रहे। उस समय इसकी खिल्ली भी बहुत उड़ाई गई। छायावादी कवियों ने जो कविता पर उसकी प्रवृत्ति पर जोर दिया, जैसे प्रसाद ने कहा कि काव्य की संकल्पात्मक अनुभूति काव्य है, तो अनुभूति पर उन्होंने जो विशेष ध्यान दिया या जो उसमें आत्मपरकता है, आत्मपरक जो प्रवृत्तियां ज़्यादा हैं उसकी वजह से और दूसरी लाक्षणिकता की वजह से छायावादी कविता में जो थोड़ी अस्पष्टता है, अर्थ खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके कारण इस पर अमूर्तता और अस्पष्टता के आरोप लगाए गए। लेकिन इसको कुछ कवियों ने बहुत ही सकारात्मक रूप में इसको लिया कि अस्पष्टता कविता का गुण होता है। इससे पहले की द्विवेदी जी की कविता जिस तरह से सीधी सपाट और अभिधामूलक है, उस तरह की कविता से भिन्न बिल्कुल छायावादी कविता है। इसलिए इस कविता को हमें समझने के लिए पुराने जो आलोचना के पुराने जो प्रतिमान हैं, मानदंड हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। इसलिए छायावादी कवियों ने आलोचकों से यह ज़रूर उम्मीद की कि वे हमारी कविता को समझने के लिए उन पुराने प्रतिमानों से भिन्न नए प्रतिमानों की तलाश करेंगे और उसके आधार पर छायावाद की व्याख्या करेंगे। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। जैसे एक डॉक्टर हेमचंद जोशी थे, जिन्होंने लिखा कि छायावाद, उसकी आलोचना इसलिए की कि उन्होंने कहा कि अति नूतनवाद यानी न्यू मॉडर्निज्म, इसकी हिंदी उन्होंने की थी अति नूतनवाद। अति नूतनवाद उन्होंने लिखा कि अति नूतनवाद के कारण हिंदी साहित्य का दिवाला हो रहा है। छायावाद पर इस तरह की के भोंडे आरोप लगाए जा रहे थे कि अति नूतनवाद के कारण हिंदी साहित्य का दिवाला हो रहा है। हिंदी के इस जमाने में जब सड़ा गंदा साहित्य पाठकों के सामने उछाला जा रहा हो और सड़े गंदे स्वयंभू साहित्यिक मंसूरा हाजी बगोयत तू मरा हाजी बगो नीति के अनुसार उपमंडोकों की भांति सागर को अपने संकीर्ण कुएं से छोटा समझकर इधर उधर खुदक रहे हैं तथा टर्रा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य की क्या हालत होगी। सीधे सीधे आरोप है कि यह कविता निरर्थक और सारहीन है और इसलिए ऐसी कविता का कोई मोल नहीं है। यहाँ से शुरू होकर के उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी शामिल थे, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल थे। उस जमाने के बहुत सारे आलोचक और चिंतक, कवि, साहित्यकार सभी छायावाद के विरोधी थे और यहाँ से छायावाद के विरोध की जो कहानी शुरू होती है वो आगे तक चलती है, यानी छायावाद के अवसान तक। उसके बाद भी चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से छायावादी कवियों और उनकी कविताओं की जो खिल्ली उड़ाई गई, जिस तरह से उसकी आलोचना की गई, निगेटिव नकारात्मक आलोचना,
उसका एक बेहतरीन नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ। छायावाद के समानांतर बनारस के कुछ बहुत ही पहुँचे हुए लोगों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने एक प्रकाशवाद की स्थापना की। वे छायावाद के समानांतर प्रकाशवाद के पक्षधर थे और इस प्रकाशवाद के जो झंडा बरदार लोग थे, उन्होंने छायावादी कवियों की ठिठोली करते हुए उन्हीं की भोंडी नकल में छायापथ, छायागान और छाया छिद्र आदि इस तरह के कविता संग्रह प्रकाशित किए, कविता की पुस्तिकाएं प्रकाशित की। और छायावाद विरोधी मोर्चे ने 1939 में छायावाद नाम से एक पत्र भी निकाला था, बनारस से ही। और इस पत्र मासिक था और इसमें व्यंग्य भरी कटु आलोचनाएं होती थीं। उसके एक अंक में छायावादी कवि बनने का नुस्खा दिया गया है। मैं उसको जानबूझ करके सुनाना चाहता हूं कि ये जो छायावाद के समानांतर उसके बरक्स जो प्रकाशवाद के पक्षधर थे, वो किस तरह से थे। तो बड़े मेधावी, सुलझे हुए लोग, गंभीर किस्म के लोग थे, लेकिन अपनी मेधा का उन्होंने, प्रतिभा का उन्होंने दुरुपयोग किया और छायावाद की खिल्ली उड़ाने में अपनी पूरी प्रतिभा लगा दी। उसमें लिखा था छायावादी कवि कैसे बना जाता है, छायावादी कवि बनने के नुस्खे। तो नुस्खा क्या दिया होता कि ये सारी शब्दावली, इसमें जो शब्दावली आई है, ये प्रायः छायावादी कवियों की बहुत ही प्रिय, उनके प्रिय शब्द रहे हैं। उन्हीं को लेकर के वो कुछ नुस्खे बनाए हैं। जैसे कोई वैद्य, हकीम नुस्खा लिखता है, डॉक्टर लिखता है, उस तरह से कि इस तरह की चीज़ें लेंगे तो छायावादी कवि बन जाएंगे। तो छायावादी नुस्खा है कि हृदतंत्री, हृदय रूपी तार, हृदतंत्री के रेते हुए तार 2 तोले, मूक वेदना के फूल 3 तोले, अनंत की छाल 311 तोले आदि कुछ दवाओं को दलबंदी के खरल में घोंट करके आधा बोतल निहार, ये माधवी वर्मा की गीति पुस्तिका का नाम है, निहार, आधा बोतल निहार डालकर युगवाणी, पंत की रचना, युगवाणी की कड़ाही में कामायनी के कलछुल से चलाकर भारती भंडार, इन कृतियों का प्रकाशक, जहाँ से इन छायावादी कवियों की कृतियाँ, किताबें छपती थीं, भारती भंडार में भरकर रखें और 3 मासा रोज पल्लव पर रख करके, पल्लव, पंत की किताब, पल्लव पर रखकर गगनोन्मुख होकर के, आकाश की ओर मुंह करके 1 तोला मधुरस के साथ अनामिका के साथ चाटे, अनामिका से चाटे। इस तरह से छायावादी कवि बना जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से छायावादी कविता की बात है। 1939 में काशी में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन का 28वां अधिवेशन हुआ था। उसमें ये जो छायावाद नामक मासिक पत्र था, इसका प्रवेशांक उसमें रखा गया था और उसका सभापति, उसके सभापति थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो स्वनाम धन्य अच्छे लोग थे। इसमें छायावादी कवियों के उल्थे छपते थे, उसी पैरोडी छपती थी या उसी के समानांतर भोंडी कविताएं छपती थीं। छायावादी कविता स्वानुभूति मूलक है और स्वच्छंद है और भाववादी है। छायावादी कविता में बहुत सारी, छायावाद जो संज्ञा है, इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियां शामिल हैं। मैं प्रवृत्तियों की ओर नहीं जा रहा हूं। और इसमें 2 चीज़ें ख़ास तौर से हैं, एक रहस्यवाद और दूसरा स्वच्छंदतावाद। रहस्यवाद मिस्टिसिज्म का अनुवाद है और स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का। दोनों प्रवृत्तियां उस दौर के विश्व साहित्य में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं। लेकिन छायावादी कवियों पर प्रत्यक्ष आरोप लगा कि ये प्रवृत्तियां सीधे अंग्रेजी के माध्यम से बांग्ला से होती हुई हिंदी में आई हैं। यानी अंग्रेजी कविता का प्रभाव बांग्ला पर और फिर बांग्ला के रविंद्रनाथ के प्रभाव से छायावादी कवियों ने
उन प्रवृत्तियों को ग्रहण किया और उसी तरह की कविताएं लिखनी शुरू की। छायावाद नाम मुकुटधर पांडे का दिया हुआ है। 1920 में उन्होंने एक लेखमाला प्रकाशित की थी। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी, श्री शारदा पत्रिका। उसके 4 अंकों में, 4 अलग अलग अंकों में हिंदी में छायावाद क्या है, इस तरह के लेख, सुविचारित लेख मुकुटधर पांडे ने लिखे थे। छायावाद पर यह व्यवस्थित रूप से पहला आलोचना का पहला उपक्रम है। पहली बार इतनी व्यवस्थित रूप से छायावाद की आलोचना करने वाले मुकुटधर पांडे थे। वे भी एक छायावादी कवि थे, हालांकि वो उस पाए के नहीं थे जिस पाए के कि ये छायावाद चतुष्टयी के लोग हैं। तो जयशंकर प्रसाद कहते थे कि छायावाद के प्रवर्तक आप हैं, और मुकुटधर पांडे इसका श्रेय जयशंकर प्रसाद को देते थे। खैर, ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1920 में छायावाद से संबंधित 4 लेख जो लिखे थे, उसी में से एक लेख में मुकुटधर पांडे ने छायावाद का संबंध मिस्टिसिज्म से जोड़ा था। मिस्टिसिज्म लिखा कि अंग्रेजी या बांग्ला की वर्तमान कविताओं से परिचित लोग तो इन कविताओं की, यानी छायावादी कविताओं को देखते ही समझ जाएंगे कि ये इन कविताओं का संबंध मिस्टिसिज्म से है। मिस्टिसिज्म जिसकी कि हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की थी, और रोमांटिसिज्म की स्वच्छंदतावाद। उनकी अपनी धारणाएं थी मिस्टिसिज्म और रोमांटिसिज्म को लेकर के, और छायावादी कवियों में ये दोनों प्रवृत्तियां उनको बहुत ही ठीक ठाक ढंग से नहीं दिखाई पड़ रही थी। इसलिए न तो रहस्यवाद के रूप में और न तो स्वच्छंदतावाद के रूप में छायावादी कवियों की कविताएं उन्हें प्रिय थीं। छायावाद के बारे में प्रारंभिक जो विचार थे मुकुटधर पांडे के, उनमें 2-3 चीज़ें बड़े महत्व की हैं। मैं उनको बता दूं कि मुकुटधर पांडे ने लिखा कि अस्पष्टता कविता का एक गुण है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मुकुटधर पांडे ने कहा था कि अस्पष्टता कविता का एक गुण है, क्योंकि कवितागत भाव प्रायः अस्पष्टता लिए होते हैं। वह कविता क्या जो सीधे सीधे पढ़ने में समझ में आ जाए। जैसे बच्चों की कविताएं होती हैं, बाल कविताएं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धोलो, या चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबर तल में। इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये साफ साफ इनका अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम छायावादी कविताओं से गुजरते हैं तो फिर पसीना छूटने लगता है, क्योंकि वहाँ पर यह कविता अभिधा मूलक नहीं है, लाक्षणिक है, लक्षणा मूला है। तो कविता में कहा कि अस्पष्टता उसका एक गुण है। कवितागत भाव प्रायः अस्पष्टता लिए होते हैं, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि कविता का अस्पष्टता का दूसरा नाम छायावाद है। छायावाद यानी मिस्टिसिज्म है। उन्होंने फिर लिखा कि छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, भावना की वस्तु है, भाव राज्य की वस्तु है, और उसका क्रीड़ांगन, खेल का जो आंगन है, उसका क्रीड़ांगन आध्यात्मिक भूमि है। निस्संदेह दोनों बातें सही हैं। भावनात्मक है छायावादी कविता, और उसमें आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिकता नहीं होता है, आध्यात्मिकता का मतलब रहस्यवादिता भी नहीं होता है। उन्होंने लिखा कि यह कविता जो है ना, जीव और परम को लेकर के जीवन धारण करती है। यानी ये जो भ्रम है मुकुटधर पांडे ने जो फैलाया, रहस्यवाद से जोड़ करके छायावादी कविता को देखने का जो उन्होंने एक उपक्रम किया, इससे कई भ्रांतियां पैदा हुई कि उस जमाने के जितने भी कवि और लेखक और आलोचक थे, उन्होंने और छायावाद के अवसान के बाद आज तक के अधिकतर आलोचकों ने, छायावाद पर काम करने वाले लोगों ने छायावादी कविता में रहस्यवाद ढूंढने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि छायावाद में रहस्यवाद है। रहस्यवाद है तो उसका स्वरूप क्या है? क्या वह कबीर
और रैदास और नानक या दादू के रहस्यवाद की तरह ही है या उससे भिन्न है। तो निस्संदेह यह जो रहस्य है बिल्कुल अलग तरह का है। एक इसके बारे में एक आखिरी कमेंट कर दूं कि मध्यकालीन रहस्यवाद निवृत्ति मूलक है और छायावादी रहस्यवाद अगर उसमें कहीं है तो वह प्रवृत्ति मूलक है। व्यक्ति को समाज से, दुनिया से, देश दुनिया से जोड़ने वाला है, वह उसे अलग करने वाला नहीं है, दूसरे लोक में ले जाने वाला नहीं है। इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से छायावाद किताब में नामवर सिंह जी ने लिखा था कि रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है और स्वच्छंदतावाद रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा है और छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता है। तो ये तीनों प्रवृत्तियां छायावाद के अंदर शामिल हैं। ये अलग अलग से कोई वाद या धारा नहीं है। तो छायावाद इन तीनों का एक समुच्चय है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा और चित्रण की सूक्ष्मता। निस्संदेह छायावादी कविता में बाहरी या आंतरिक भावों की सूक्ष्म विवृतियां हुई हैं, उसका चित्रण हुआ है। और इसे हम चाहे जूही की कली हो, संध्या सुंदरी हो या बाद की चाहे कामायनी हो, चाहे अशोक की चिंता हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो या परिवर्तन हो या पल्लव हो या महादेवी के गीत हो, हर कहीं हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है। छायावाद का संबंध स्वच्छंदतावाद से है और स्वच्छंदतावाद रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा का नाम है। मुझे याद नहीं आ रहा है किसका कथन है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो कई पहलू हैं छायावाद के। मुझे यहाँ पर बात करनी है छायावादी कविता में मुक्ति का स्वर। तो यह सीधे सीधे रोमांटिक प्रवृत्ति है जो हमें यूरोप के रोमांटिसिज्म से जोड़ती है। छायावाद का संबंध रोमांटिसिज्म से है, बहुत समानता है, भिन्नता भी है। तो रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा, बहुत कुछ तोड़ना, बहुत कुछ बदलना, जो पुराना है उसको छोड़ना, कुछ नई चीज़ें ईजाद करना, उसको अपनाना, ये छायावादी कविता में हमें दिखाई देता है। मैं एक उद्धरण से अपनी बात यहाँ शुरू करता हूँ। निराला ने एक लेख लिखा था, बाहरी स्वाधीनता और स्त्रियाँ। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि रूढ़ियाँ कभी धर्म नहीं होती, वे एक एक समय की बनी हुई श्रृंखलाएं हैं। वे पहले की श्रृंखलाएं जिनमें सुथरापन था, मर्यादा थी, अब वे जंजीरें हो गई हैं। उन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए। अब इस उद्धरण, इस कोटेशन में जो बात निहित है उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो रीति नीति नियम कानून थे उनको तोड़ने की बात की गई है। और कहा गया है कि ये किसी समय इनकी ज़रूरत रही होगी, लेकिन आज ये रूढ़ियाँ बन गई हैं, हम इनको ढो रहे हैं, ये हमारे विकास में, व्यक्तिगत या सामाजिक विकास में बाधक हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देने में ही भलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए। तोड़कर फेंक देना चाहिए यानी किसी काम की नहीं है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं यह स्त्री पक्ष, स्त्री की स्वाधीनता के पक्ष में विचार करते हुए निराला ने ये बात लिखी थी। आप जानते हैं कि नवजागरण के दौर में, भारतेंदु युग से लेकर के पूरे नवजागरण दौर में किस तरह से स्त्री स्वाधीनता, स्त्री चेतना की बात की गई थी और उसे एक बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की गई थी।
निराला भी उसी स्तर पर जाकर के स्त्री की पीड़ा को महसूस करते हुए ये बात लिख रहे थे। निराला ने और दूसरे कवियों ने भी सिर्फ अपने निबंधों में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में और अपनी कविताओं में ये बातें भी व्यक्त की हैं। उनकी कविताओं में, निबंधों में और दूसरा जो उनका लेखन है उनमें ये चीज़ें व्यक्त हुई हैं। हम इस संदर्भ में सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा को भी याद कर सकते हैं कि उनकी क्या चिंताएं रही हैं। तो निस्संदेह सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्त्री के खिलाफ जो एक सामाजिक प्रतिबंध था उसको तोड़ने में बहुत उन्होंने संघर्ष किया था। और महादेव वर्मा ने उनको याद करते हुए पथ के साथी में लिखा है कि किस तरह से सुभद्रा जी को सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। निस्संदेह छायावादी कवि स्वाधीन चेता थे। ये हालांकि लिखा हुआ है कि छायावादी कवियों ने जितनी भी स्वतंत्रता हासिल की कविता में या अपने लेखन में, दूसरे लेखन में, वह उनकी मानसिक स्वतंत्रता थी। वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं थे, वो मानसिक स्वतंत्रता थी। लेकिन मानसिक स्वतंत्रता ऐसे समय में जबकि तमाम मर्यादावादी और नैतिकतावादी विचारधाराएं मनुष्य के चारों तरफ को जकड़े हुए हों, तो ऐसे में मानसिक स्वतंत्रता कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो स्वाधीन चेता थे, उन्होंने नियमों की परवाह नहीं की। किसी काल में निराला ने लिखा कि स्वाधीन चेता कवियों ने किसी भी काल में नियमों की परवाह नहीं की। तो छायावादी कवि स्वाधीन चेता थे और वे केवल राष्ट्रीय स्वाधीनता नहीं चाहते थे, बल्कि वे सामाजिक और साहित्यिक रूढ़ियों से भी मुक्ति चाहते थे। वे मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। पश्चिमी रोमांटिक कवियों की तरह उन्होंने भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया। आप देख सकते हैं उनकी रचनाओं में, कामायनी में तो मानवतावाद के विजय की घोषणा जैसे प्रसाद ने कर दी थी कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जिस तरह से रोमांटिसिज्म के अंदर रोमांटिक कवियों की अंतर्वर्ती धाराएं थी, उनकी मुख्य प्रवृत्तियां थीं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू वगैरह जो पूर्व के चिंतक थे, उन्होंने जिस तरह से मनुष्य को स्वाधीन देखने की बात कही थी, वो चीज़ें रोमांटिक कवियों में आई थीं। वही चीज़ें किस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व छायावादी कवियों के यहाँ उनके लेखन में, उनकी कविताओं में दिखाई देते हैं। तो छायावादी कवियों के यहाँ ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात दिखाई देती है, इसको हम स्त्री चेतना के पक्ष में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वे स्त्री को भी उसी समाज का एक अंग मान करके उसे स्वतंत्र और स्वाधीन करने की कोशिश में थे। और यह छायावादी कविता का एक उदात्त पक्ष है। वास्तव में छायावाद युग का जो साहित्य है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति का साहित्य है। सामाजिक रूढ़ी हो या राष्ट्रीय जो औपनिवेशिक दौर था, उसमें जिस तरह से देश गुलाम था और उससे मुक्ति के लिए प्रयास शुरू हो चुके थे, उस मुहिम को किस तरह से छायावादी कवियों ने आगे बढ़ाया। तो इसीलिए कहा गया और है भी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति का प्रयास छायावाद में सबसे अधिक हुआ। मैं कुछ कविताओं की चर्चा आगे करूंगा कि किस तरह से उन कविताओं में पहले की नवजागरण काल की पहले की कविताओं से किस तरह से ये कविताएं भिन्न हैं, या आप लोग
पढ़े हैं, जानते होंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों और ब्रिटिश काल से मुक्ति की चाह छायावाद का जो केंद्रीय भाव है। मैंने जो छायावाद का अध्ययन करते हुए मेरी समझ में आया वो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति, ये छायावाद का केंद्रीय भाव है और इसी के इर्द गिर्द सारी कविताएं लिखी गई हैं। हमें छायावाद को इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। उनकी जो छायावाद में एक जो मुख्य प्रवृत्ति है वैयक्तिकता या व्यक्तिवादी भावना, तो ये जो व्यक्तिवादी भावना, इसके बारे में नामवर जी का फिर एक कथन याद आ रहा है कि उन्होंने लिखा कि स्वस्थ सामाजिकता का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति संभव हो। स्वस्थ व्यक्तिवादिता से ही स्वस्थ सामाजिकता का विकास संभव है। व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो समाज भी, समाज में भी वो चीज़ें, वो स्वतंत्रता दिखाई देगी। तो व्यक्तिवादी भावना है, लेकिन यह व्यक्तिवादी भावना समाज निरपेक्ष नहीं है, समाज से कटी हुई नहीं है। वह समाज को बदलने की दिशा में एक क्रम है, उपक्रम है। तो ये व्यक्तिवादी भावना किस तरह से सामाजिक बदलाव से जुड़ी हुई है, इसे हम छायावादी कविता को पढ़ते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हम देख सकते हैं। छायावाद मैंने देखा कि उसमें विराट सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है। विराट सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का काव्य है छायावाद। हम अगर ससीम और असीम की बात को छोड़ दें छायावादी कविता में, वही कि अज्ञात और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा या रहस्यवादी भावना या आध्यात्मिकता को कुछ देर के लिए अलग कर दें उसे, और छायावाद का जो ये मुक्ति प्रसंग है, इस पर केवल ध्यान केंद्रित करें तो हमें ये स्पष्ट नजर आता है कि यह जो पूरा संघर्ष है छायावादी कविता का, यह उनका अपनी और देश की अस्मिता के लिए संघर्ष है। नवजागरण कालीन भारतीयों के लिए ये चीजें एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। आप चाहे वो चंद्रगुप्त ले लीजिए, चाहे स्कंदगुप्त ले लीजिए, या अशोक की चिंता, या छत्रपति शिवाजी, या महाराणा का महत्व, या रणजीत सिंह, ये कविताएं या नाटक जो ले हैं, इनको अगर देखें तो हमें स्पष्ट नज़र आता है कि इनके जरिए इतिहास या पुराण की घटनाओं के आधार पर छायावादी कवियों ने किस तरह से अपने वर्तमान की समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक ईसा पूर्व 300-400 ईस्वी पूर्व उस दौर की घटना पर आधारित है जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और उस समय किस तरह से भारत छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था और उनको एकजुट करने की कोशिश चंद्रगुप्त और चाणक्य के माध्यम से की गई है। तो एक जो विराट संकल्प था उस समय, उस दौर में, शत्रु बहुत सबल है, उसको पराजित करने के लिए हम अकेले सक्षम नहीं हैं, सभी मिल जाए तो हम उसको पराजित कर सकते हैं। तो यह जो एकजुटता या एकता का संदेश है, उसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने अपने समय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सुझाया। तो आलोक है, एक प्रकाश स्तंभ है, ये जो अतीत की घटनाएं हैं जिन पर की छायावादी कवियों ने कविताएं या नाटक या दूसरी रचनाएं की, वो किस तरह से अपने ज़माने के लिए प्रकाश स्तंभ का काम कर रही थी। नामवर सिंह ने छायावाद नामक किताब में लिखा है, हालांकि ये नकारात्मक थोड़ी व्याख्या है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि छायावाद का लिखा उन्होंने कि छायावाद का स्वातंत्र संघर्ष, छायावादी कवियों ने जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो छायावाद का सारा स्वातंत्र संघर्ष अकेले व्यक्ति का है और संगठित
सामाजिक शक्ति के विरुद्ध अकेले अकेले लड़ने का यही परिणाम होता है। ऐसे संघर्ष में कहीं विजय मिलती है, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीर अवते बस चुप कर दे, चिंता सर की ये पंक्तियां हैं। और ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसाद का एक मशहूर गीत है। इसकी टेक और अंतरा को उद्धृत करते हुए नाबोर जी ने फिर लिखा है कि अचेतनता और पलायन, इन दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप कामायनी में है। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अबुद्धिवाद, बुद्धिवाद नहीं, अबुद्धिवाद और हृदयवाद के प्रचारक समाज से भागकर इसी तरह एकांतवास करते हैं। वे इसी तरह के संसार में समानता और प्रेम का राज्य प्रतिष्ठित करने का सपना देखते हैं। इसी चिंतन प्रक्रिया की तर्क संगत परिणति अबुद्धिवाद है। अबुद्धिवाद यानी छायावाद। छायावाद में कोई तार्किक बात नहीं की गई है। सारा जो संघर्ष है वो मानसिक है। सारा संघर्ष एक व्यक्ति का है, समूह का नहीं है। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सामूहिक स्वतंत्रता हासिल नहीं होती है। ये नामो जी ने छायावाद नामक किताब में लिखा है। फिर अब सवाल उठता है कि प्रसाद या दूसरे अन्य कवि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कर रहे थे, और प्रसाद खासतौर से जो समरसता की बात कर रहे थे, कामायनी में समरस से जड़वा चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिरसी आनंद अखंड घना था। तो समरस थे, समरसता की जो बात कर रहे थे, सामाजिक सामरस्य की बात जो कर रहे थे, वो का यूटोपिया है। और अगर ये यूटोपिया है तो इस तरह की यूटोपिया तो तुलसी का राम राज्य भी है, और बहुत सारी जगह पर इस तरह की यूटोपिया दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसके बाद बावजूद नामवर जी ने छायावाद का जो योगदान है ना, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और लिखा कि जो कोटेशन मैं शुरू में बता रहा था वो नामवर जी का है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। सामाजिक रूढ़ियां, अब ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो भारतेंदु से लेकर के भारतेंदु मंडल के यानी 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की जो कविता है, जो साहित्य है, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, उस दौर की कविता और साहित्य, और फिर आगे चल करके द्विवेदी युगीन कविता और साहित्य, और फिर छायावाद, आप देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति की बात की जाने लगी थी। भारतेंदु ने, मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ बाला बोधिनी का, उसका प्रकाशन इसीलिए किया था उन्होंने कि इससे स्त्रियों में एक नई चेतना का विकास होगा। भारतेंदु ने फिर एक प्रसंग याद आया कि उन्होंने जातीय संगीत लिखते हुए लिखा था कि इस समय के कवियों को चाहिए कि वे बड़े बड़े छंदों में, मशहूर छंदों में, संस्कृत या दूसरे बड़े छंदों में कविता न लिख करके, बड़े बड़े गंभीर भावों वाली कविता न लिख करके, कजरी, ठुमरी, चैता, बिरहा आदि लोक प्रचलित धुनों में लोक जागरण और राष्ट्रीय जागरण से संबंधित कविताएं लिख करके उसे पुस्तिका के रूप में छपवा करके वितरित कराएं। ये चीज़ें सीधे जनता से जुड़ेंगी, जनता उनको आसानी से समझ पाएगी और देश में लोगों के बीच में राष्ट्रीय जागरण का भाव पैदा होगा, देश प्रेम और की एक नई भावना पैदा होगी। वहाँ से लेकर के छायावाद तक हम ये चीज़ें उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ देखते हैं कि किस तरह से छायावाद में आकर के सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति की चाह कुछ ज़्यादा ही थी, और दूसरी जो मुख्य प्रवृत्ति विदेशी पराधीनता से मुक्त की। इसके लिए बहुत सारी कविताएं हैं, आगे क्रमशः उनका मैं जिक्र करूंगा। मैं छायावादी कविता का एक दूसरा भी छोर देखता हूं, जिसमें कि
बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए जो शोषित और गरीब और दलित लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी और वे किस तरह से इस कविता में आए। जिस कविता में कहा गया, जिस काव्य धारा के लिए कहा गया कि बिल्कुल मानसिक स्वातंत्र की कविता है, जो पलायनवादी कविता है, जो समाज निरपेक्ष कविता है, उन्हीं कवियों ने बिल्कुल शुरुआती दौर में किस तरह से जमीन से जुड़े हुए दीनहीन लोगों से संबंधित कविताएं लिखी। उसमें विधवा भी है, भिक्षुक भी है और किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। सामान्य और विशिष्ट लोगों के बीच जो कुछ जारज संतानें हैं और गांव कस्बों की कुछ अति साधारण स्त्रियां, संदर्भ हम इनका संदर्भ महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और संस्मरण है, वहाँ से इनको हम देख सकते हैं। ये जो स्त्रियां हैं इनको हम सीमंतनी उपदेश के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये महादेवी वर्मा या प्रसाद पंत निराला के यहाँ जो इस तरह से दीनहीन और गरीब लोग हैं, उनकी जो चिंताएं हैं इनको लेकर के या स्त्रियों को लेकर के, उनकी चिंता को हम सीमंतनी उपदेश की में जो चिंता है उससे हम जोड़ करके देख सकते हैं कि ये स्त्रियां किस तरह से बेमिसाल हैं और वास्तविक हैं। ये काल्पनिक नहीं है, ये कवियों की कल्पना की उपज नहीं है, वास्तविक स्त्रियां हैं, बेमिसाल हैं। और जैसे कि मैं दो तीन के नाम, बिबिया है, गुंगिया है और भक्तिन है, ये महादेवी वर्मा के संस्मरणों की जो स्त्रियां हैं वो हैं। और कुछ जो दूसरी अन्य स्त्रियां आप जानते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाटक जयशंकर प्रसाद का है ध्रुव स्वामिनी, उसकी जो ध्रुव स्वामिनी चरित्र है वो कितना दृढ़ संकल्प वाली स्त्री का चरित्र है, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। छायावादी, मैंने शुरू में कहा था कि छायावाद का विवेचन छायावादी कविता के साथ साथ छायावादी गद्य को भी सामने रख करके किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ कि छायावादी कवियों की जो स्त्री विषयक दृष्टि है उसे समझने के लिए हमें छायावादी कविता तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उससे बाहर भी निकल करके उनके गद्य लेखन में जो स्त्रियां हैं उनको देखना चाहिए। मैं जयशंकर प्रसाद की कुछ स्त्रियां जैसे ध्रुव स्वामिनी है, अलका है, देवसेना है, मधुलिका है, ममता है। मधुलिका पुरस्कार कहानी की, ममता नाम की कहानी की ऐतिहासिक कैरेक्टर है। चंपा है, आकाशदीप कहानी की नायिका। ऐसी स्त्रियों की रचना करने वाला कवि क्या कभी पलायन कर सकता है, सामाजिक समस्याओं से पलायन कर सकता है, अपने समय की समस्याओं से पलायन कर सकता है? ऐसे नहीं। अपने समय से वो अछूता कैसे रख सकता है? बिल्कुल नहीं। कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने लिखा, आलोचना तो की है उन्होंने कामायनी की, लेकिन उसमें लिखा है कि प्रसाद के आगे उनके आज की दुनिया थी। उनके आज की दुनिया यानी 1920 से लेकर के 1936 के दौर का जो आज है, प्रसाद का जो दौर है, समय है, उनकी कविताओं में, उनके लेखन में उस दौर की समस्याएं थी। ये मुक्तिबोध स्वीकार करते हैं कामायनी एक पुनर्विचार में। प्रसाद के आगे उनके अपने आज की दुनिया थी। तो ये ऐसी स्त्रियों का सृजन करने वाला कवि भला कैसे अपने समय और समाज से अछूता रह सकता है? एक महाराणा का महत्व और प्रलय की छाया उनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। उसमें प्रलय की छाया में कमला नाम की एक चरित्र है जो कि एक सुल्तान से उसके पति की हत्या के बाद कमला का अपहरण होता है और वो, ध्यान दीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती और पद्मावती जैसी स्त्रियों की तरह जौहर नहीं करती, बल्कि वह अपने रूप की ज्वाला में सुल्तान को भस्म करने का संकल्प लेती है। उसका संकल्प ये आप लोगों पर है, सोचें कितना सही है
कितना गलत है। तो एक ऐसी भी स्त्री है कमला नाम की, प्रलय की छाया की कविता में, उसका प्रतिकार क्या अस्वाभाविक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर वह अपने रूप से सुल्तान को पराजित करने की कसम खाती है तो ये कोई गलत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की जो विधवा है निराला के यहाँ उसको देखें, या उनकी बेटी खुद जो सरोज है, उसकी मृत्यु पर उन्होंने जो सरोज स्मृति कविता लिखी है। रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी थी और तुलसीदास कविता में एक प्रमुख चरित्र के रूप में रत्नावली हैं, कुल्ली भाट की विधवा हैं। इन स्त्रियों को देखें, इनमें स्त्री चेतना है और स्त्री स्वाधीनता है। इनके द्वारा निराला स्त्री चेतना और स्त्री स्वाधीनता की बात कर रहे थे। एक सवाल उठता है कि ऐसे दौर में जबकि जयशंकर प्रसाद और निराला बिल्कुल वास्तविक चरित्रों को लेकर के स्त्री स्वाधीनता और स्त्री चेतना की बात कर रहे थे, सामाजिक रूढ़ियों के उच्छेद की बात कर रहे थे, ऐसे समय में महादेवी वर्मा जो खुद एक स्त्री थी, उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या लिखा या उनकी क्या भावनाएं रही हैं, उनकी दृष्टि क्या रही है, ये एक लंबे शोध का विषय हो सकता है। तो करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, कि तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, लुके छिपे ढंग से आवरण में आना, प्रत्यक्ष रूप में सामने सामने न आना। और क्षितिज तो तोड़ दो, उस ओर का रहस्य जो है, इस दुनिया से परे का रहस्य क्या है। इन कविताओं की, इन गीतों की व्याख्या इस तरह से की गई कि इनमें रहस्यवाद है। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि छायावादी कवियों में अगर कोई सही मायने में रहस्यवादी है तो वो अकेले महादेवी वर्मा है। और मेरा मानना है कि महादेवी वर्मा में रहस्य न के बराबर है। जिन गीतों की व्याख्या इस रूप में की गई है, मेरे ख्याल से उसको अगर हम नितांत लौकिक धरातल पर रख करके देखें तो स्त्री की वह बेचैनी, वह अकुलाहट सामने आती है जो महादेवी वर्मा की नज़रों में थी। महादेवी वर्मा स्त्री को जिस पिंजरे से निकाल कर बाहर निकालना चाहती थी, बाहर एक खुली दुनिया थी, समाज था, उस समाज में ले जाना चाहती थी। महादेवी वर्मा को हमें उस निगाह से देखना चाहिए कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण होने दो अकेला। और वही गीत की तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं, वगैरह वगैरह जो गीत हैं। तो ये सीधे सीधे लौकिक धरातल पर, लौकिक जगत से, लौकिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इन्हें हमें उसी रूप में देखने और समझने की जरूरत है। पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ, जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूँ, इनमें स्त्रियों को लेकर के उन्होंने जो कुछ लिखा है, हमें इसे जोड़ करके देखने की ज़रूरत है। और एक बात महादेवी वर्मा ने जो खुद लिखा है, मैं उस पर उससे आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखा कि संसार साधारणतः जिसे दुख कहता है और अभाव का नाम देता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ी। फिर उनकी आरंभिक कृतियों में निस्तारता, मृत्युबोध और अंधेरे का परिवेश क्यों है? तो इसका उत्तर है कि महादेवी वर्मा की पूरी काव्य यात्रा अंधेरे से उजाले की ओर है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यामा 4 संग्रह उनमें है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांध्य गीत है। वहां से लेकर के दीप शिखा तक कि उनकी जो यात्रा है वो सामाजिक बंधनों से स्त्री की मुक्ति की यात्रा है। श्रृंखला की कड़ियां में उन्होंने लिखा कि यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निस्संदेह देखने वाला कांप उठेगा, जो उस समय स्त्रियों की
स्थिति थी, हालत थी, उस पर टिप्पणी करते हुए माधवी वर्मा देखिए स्त्री के बारे में क्या सोचती है, एक स्त्री स्त्री के बारे में क्या सोच रही है। मैं वही बात कहना चाहता था कि लिखा कि यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा, उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। वह इस दुनिया से आगे, इस संसार से आगे जो उस ओर का जो रहस्य है ना कि तोड़ दो या क्षितिज, स्त्री की दुनिया उसके घर की देहरी तक सीमित होती थी। उससे बाहर क्या हो रहा है, लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उसके बाहर वो निकल नहीं सकती, इसलिए वो नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए कहा कि स्त्री प्यासी है। प्यासी है का मतलब वह जानकारी चाहती है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है, उसकी ये प्यास है। वो आप खुद को स्वतंत्र करना चाहती है, उसकी ये प्यास है। लेकिन कहा कि उसको एक समाज की मृग मरीचिका में छोड़ दिया गया, जहाँ प्यास बुझाने का कोई साधन नहीं है, सिर्फ भ्रम है। और स्त्री उसी में जीवन भर दौड़ते दौड़ते थक करके दम तोड़ देती थी। तो उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। स्त्री को जीवन भर शुरू से लेकर अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। विद्यापति के संदर्भ में भी मैं यही देखता हूँ कि स्त्री किस तरह से स्त्रियों को शिक्षा देती हैं कि पति को, पुरुष को रिझाने के लिए किस तरह से स्त्री को पारंगत होना चाहिए। उसमें रूप और यौवन का होना जरूरी है, अन्यथा पुरुष किसी दूसरी स्त्री की ओर उन्मुख हो सकता है। ये एक सामान्य प्रवृत्ति रही है समाज की। तो कहा कि स्त्री को आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचलकर आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोंटकर रूप का क्रय विक्रय करना पड़ा, और परिणाम में उसके हाथ आया एकाकी अंत, और अकेले रह गई। तो ये जो स्त्री है, निस्संदेह श्रद्धा जैसी स्त्रियों के एकाकी आत्मसमर्पण से उपजी सोच है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पुरुष वर्चस्विता के कारण स्त्री का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहा है। उसी अनस्तित्व वाली स्त्री को थोड़ा सा अस्तित्व देने की कोशिश इन छायावादी कवियों ने की। स्त्री किस तरह से अस्तित्वहीन है, मैं दो छंद सुनाता हूँ लज्जा सर का, कामायनी के लज्जा सर का, कि सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिबिट रही सी अपने में, परिहास गीत सुन पाती हूँ। और एक छंद है कि मैं जभी तोलने का करती उपचार, स्वयं तुल जाती हूँ, भुज लता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। जैसे एक लता बेल एक पेड़ से के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो पेड़ के सहारे ही उसका जीवन होता है। पेड़ जैसे डगमगाता है उसी तरह से लता भी डगमगाती है। पेड़ अगर सीधा खड़ा है तो लता भी सुरक्षित रहती है, पेड़ गिर जाता है तो लता भी गिर जाती है। ठीक यही स्थिति स्त्री की रही है। पुरुष पर इतनी निर्भर रही है कि पुरुष के अस्तित्व से उसका अस्तित्व जुड़ा था, इसलिए उस दौर की स्त्री अस्तित्वहीन थी। इसीलिए मैं फिर महादेवी के गीत का टुकड़ा लेता हूं कि किस तरह से स्त्री ने अपने प्रदेय को, सामाजिक प्रदेय को भी बिल्कुल छोड़ दिया, उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, सोचा भी नहीं। वही मशहूर गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उसका एक छंद है आखिर में कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैंने जिस पथ के साथी में सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करने की बात कही थी, माधवी वर्मा ने लिखा कि अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को
कस कस कर चर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा, उनका यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रयास लगा होगा, उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियों ने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, वो बिल्कुल अब उनका भी एक अस्तित्व अब है, वो उसी की लड़ाई लड़ रही हैं, अभी बहुत सारी लड़ाई लड़नी है, लेकिन उस दौर में कह रही हैं कि स्त्री स्वाधीनता के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लड़ाई लड़ी उसका मूल्यांकन संभव नहीं है, कितनी उनको मशक्कत करनी पड़ी। इसीलिए अपने अग्रजों से, अपने समय के लोगों से, अपने समाज और समय और उसकी परिस्थितियों से प्रेरणा लेकर के, सीख लेकर के इन कवियों ने किस तरह से जो समाज में विरोधी चीज़ें थीं, चाहे मनुष्य के प्रति या उसमें भी स्त्री के प्रति जो विरोधी भाव थे, उनके उच्छेद की बात, उसको तोड़ने की बात इन कवियों ने की। और इसीलिए महादेवी वर्मा चाहती थी कि स्त्री के क्षितिज का विस्तार हो। स्त्री की दुनिया छोटी है, उसकी दुनिया का विस्तार हो। दुनिया का विस्तार होगा तो क्षितिज का विस्तार होगा। मैं थोड़ा सा उपन्यास सेवा सदन की ओर बहुत 1 मिनट के लिए चलता हूँ कि आपको याद होगा कि उसकी नायिका सुमन है और एक रात पद्म सिंह शर्मा के यहाँ जलसे में अकेली चली गई थी। वहाँ से देर रात आई और उसका पति गजाधर प्रसाद ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई तो वो भड़क गई। तो उसने कहा कि तुम मेरे चरित्र पर उंगली क्यों उठा रहे हो, सीधे सीधे रखना है कि नहीं रखना है बोल दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो उसने उसे भगा दिया, कहा कि नहीं जाओ। तो उसने, सुमन ने जवाब दिया कि तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं हो। ईश्वर ने मुझे भी 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, जहाँ भी हाथ पांव डुलाऊंगी मुझे खाने को 2 रोटियां मिल जाएंगी। ये कुछ इसी तरह की बात है सेवा सदन में। इस पर रामलाल शर्मा ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह नवजागरण काल की सचेत स्त्री बोल रही है। यानी सुमन तक आते आते, सेवा सदन तक आते आते स्त्रियों में इतनी चेतना आ गई थी कि वह पुरुष का जवाब देने की हिम्मत जुटा पा रही थी। ये इस स्थिति में स्त्री का आना सामान्य बात नहीं है, जहाँ पर कि वो भूमि और बाहरी होकर के आजीवन घर परिवार में एक छोटे से दायरे में जीवन खपा देती थी। वहाँ पर स्त्री का इस तरह से बोलना मामूली बात नहीं है। तो महादेवी वर्मा और दूसरे जो साहित्यकार हैं उस दौर के, वो स्त्री के खिलाफ जो लौह श्रृंखला थी उसे तोड़ने के लिए कटिबद्ध थे। एक गीत जिसका कि सिर्फ मुखड़ा मैंने सुनाया था कि बंद होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। स्त्री किस तरह से कटिबद्ध है, संकल्प कर चुकी है कि उसे अपना रास्ता खुद चुनना है। वो किसी बनी बनाई लीक का अनुसरण नहीं करेगी। निस्संदेह बाधाएं होंगी, रास्ते अनजान हैं, अकेले चलना है, कोई साथ नहीं दे रहा है तो भी अकेले चलना है। गीत का एक अंतरा देखिए कि पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मत्त यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, इस गीत में मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलो की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वहाँ भी
कोई तो डॉग सुनो के ना आए तो भी एकला चलो रे, तो तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, कोई बात नहीं, अकेले ही चलते चलो। महादेवी वर्मा भी कर रही हैं कि पंथ होने दो, अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला रास्ते तुम्हें खुद से बनाने हैं। ये स्त्री के लिए एक नई चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करके किस तरह से महादेवी वर्मा स्त्रियों को प्रेरित कर रही हैं। मैं यहाँ पर 1938 में लिखी निराला की मुक्ति शीर्षक कविता का कुछ प्रसंग उद्धृत करना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से समस्त बंधनों और रूढ़ियों से स्त्री को मुक्त करने की लालसा प्रकट की गई है, बात की गई है। और उसके शब्द देखिए कि तोड़ो 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 कारा, तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकलो फिर गंगा जल धारा, गृह गृह की पार्वती पुनः सत्य सुंदर शिव को संवारती, उर उर की बनो आरती, भ्रांतों की निश्चल ध्रुवतारा, तोड़ो 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 कारा। सारा कुछ तोड़ करके एक नई दुनिया बनाने की जो बात है इस मुक्ति शीर्षक कविता में निराला कर रहे हैं। निराला के संपूर्ण साहित्य में निराला के संपूर्ण साहित्य में स्त्री मुक्ति का जो प्रांजल स्वर जो दिखाई पड़ता है वो उनकी वो बहुत सारी कविताओं में उनमें से दो एक कविताओं की चर्चा मैं करना चाहूँगा। ये जूही की कली में भी है, शेफालिका में भी है। 1938 में लिखा उनका एक गीत है, दाम्पत्य प्रेम पर आधारित गीत है। इसमें सहज स्नेहिल और समाज भय से मुक्त दाम्पत्य की बात उन्होंने की है। लिखा है कि जैसे हम हैं वैसे ही रहें, लिए हाथ एक दूसरे का, अतिशय सुख के सागर में बहें, मुदे पलक केवल देखें उर में, सुने सब कथा परिमल सुर में, जो चाहें कहें वे कहें। अब ये देख सकते हैं कि जो चाहें कहें वे कहें, किसी की परवाह नहीं है। एक स्त्री, हम दाम्पत्य जीवन में हैं तो हम तमाम तरह के अगर सामाजिक बंधनों और को अगर लाद करके चलेंगे तो सहज दाम्पत्य और स्नेहिल दाम्पत्य जीवन हम नहीं बिता पाएंगे। इसलिए कहा कि दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम अतिशय सुख सागर में बहें, जैसे हम हैं वैसे ही रहें। स्वाभाविक रूप से हमें जिंदगी गुजारनी है, किसी के नियम कानून के अनुसार नहीं। और 1938 का ही एक दूसरा गीत है, बहुत मशहूर गीत है, वे किसान की नई बहू की आंखें। निराला के यहाँ स्त्री की विवशता, किसान स्त्री की विवशता कहती है, उन्होंने उसका बिंब किस तरह करना चाहता हूं कि नहीं जानती जो अपने को खिली हुई, विश्व विभव से मिली हुई, नहीं जानती सम्राज्ञी अपने को, वे किसान की नई बहू की आंखें, ज्यों हरीतिमा में बैठे दो विहग बंद कर पांखें। ज्यों हरीतिमा में बैठे, जैसे घास में, हरी भरी घास में अपने पंखों को समेट कर बैठे हुए दो पक्षी हैं, इस तरह से उसकी आंखें किस तरह से, ये जो यथार्थ परक और निरीह स्त्री का चित्र है, ऐसे नहीं कविता में आया है। आशय यह है कि स्त्री को उस स्थिति से मुक्त कराने की जो छटपटाहट है वो इसमें दिखाई पड़ती है। वास्तव में छायावादी काव्य के बारे में मुक्तिबोध भले न माने कि वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल करके मात्र मानसिक प्रक्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का चित्रण करना छायावाद की विशेषता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। छायावाद भारत में आमूल सामाजिक क्रांति की आकांक्षा का साहित्य, ये रामविलास शर्मा का कथन है।
निराला की साहित्य साधना में उन्होंने लिखा है कि छायावाद भारत में आमूल सामाजिक क्रांति की आकांक्षा, ये आकांक्षा कितनी पूरी हुई ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि छायावादी कविता 100% उसमें सफल हुई है, लेकिन कोशिशें लाजवाब रही हैं। सिर्फ मानसिक प्रक्रियाओं से साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य का सृजन नहीं हो सकता, छायावाद इसका प्रमाण है। छायावाद अपने समय की राष्ट्रीय हलचलों से किस तरह से जुड़ा हुआ था। प्रसाद को प्रेमचंद ने गड़े मुर्दे उखाड़ने का ताना दिया था और प्रेमचंद ने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया था कि प्रसाद ने अशोक की चिंता, पेशोला की प्रतिध्वनि, महाराणा का महत्व और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जैसी ऐतिहासिक प्रसंगों पर, घटनाओं पर कविताएं भी लिखी हैं और उन कविताओं का उस दौर के समय, उस दौर की समस्याओं और जो औपनिवेशिक दास्ता है उससे उसका कुछ संबंध है। पेशोला की प्रतिध्वनि की प्रारंभिक पंक्तियों को तुलसीदास के प्रारंभिक छंद से हम जोड़ करके देख सकते हैं कि दोनों कवि किस तरह से एक ही मनोभूमि में हैं। पेशोला के किनारे कवि को अतीत की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। ये नहीं आ रहा है इसमें अभिनव, तो ये सिर्फ इतिहास की पुकार है या प्रसाद के समय का जो पराधीन भारत है उसकी भी पुकार है, ये हमें देखने की जरूरत है। तो पेशोला से जो प्रतिध्वनियां आ रही हैं वर्तमान में आते आते पूछते हैं प्रसाद, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस तृप्त फूटकार से। यह जो पिशाच है वर्तमान का नहीं है, और शेर सिंह जिसे कि अंग्रेजों के सम्मुख शस्त्र समर्पण करना पड़ा था, उसके मुख से जैसे भारतवर्ष, समूचा भारतवर्ष अंग्रेजों को जवाब दे रहा है कि आज विजयी हो तुम और हैं पराजित हम, तुम तो कहोगे इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। अधिकार सुख कितना मादक और तारहीन होता है। आप स्कंदगुप्त के इस संवाद से इसको जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी तरफ निराला है, प्रसाद के बाद परंपरा का जो गौरव बोध है, अपनी परंपरा का जो गौरव बोध है उनमें सर्वाधिक है। महाराज शिवाजी का पत्र उनकी एक मशहूर कविता है जो 1922 की है। उसमें औरंगजेब के समर्थक जय सिंह के लिए उन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ उस दौर के मध्यकालीन जय सिंह के लिए नहीं बल्कि आधुनिक जय सिंहों के लिए भी है। इस कविता में निराला ने अंत में लिखा कि एकीभूत शक्तियों से एक हो परिवार, फैले संवेदना, व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए, देखो परिणाम फिर स्थिर न रहेंगे पैर, पस्त हौसला होगा, ध्वस्त होगा साम्राज्य, जितने विचार आर मारते तरंगे हैं साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओं में, हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दास्ता के पाश कट जाएंगे। हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दास्ता के पाश कट जाएंगे। इतनी बड़ी बात छायावादी दौर में राजनीतिक आंदोलनों की असफलता को देखते हुए जिस तरह से ये कविताएं लिखी जा रही थीं, वो निराशा इसमें भी है। छायावाद में कुछ लोगों ने निराशावाद को भी बहुत ढूंढा है। तो 1920 से लेकर के 35 के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन चले उसमें प्रायः सभी में, ज़्यादातर में असफलता हासिल हुई थी। तो देश में एक निराशा का वातावरण व्याप्त था। तो वो कवि अपने दौर की उस निराशा से कैसे अछूता रह सकता है। इसीलिए प्रसाद ने लिखा कि लगातार प्रयास हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कहीं कहीं लगता है कि अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, सतत संघर्ष है लेकिन विफलता मिल रही है। यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ मच रही मतवाला या सप्तमाज है। और इसीलिए निराला सचेत करते हुए कहते हैं, जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज स्यार,
जागो कि फिर एक बार। अरे तुम कौन हो, नहीं जानते? तुम शेर हो और तुम्हारे घर में सियार घुस आया है, उसको खदेड़ने में तुम्हें डर लग रहा है। फिर याद दिलाते हैं, मुक्त हो सदा ही तुम बंधन में थे कब, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन छंद बंद छंद जो, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर दीन भाव। यह बहुत क्षुद्र भाव है कि तुम पराधीन हो और मुक्त नहीं हो सकते। तो समूचे नवजागरण काल का जो साहित्य है वो जातीय चेतना और जातीय अस्मिता बोध का साहित्य है, और विशेषतया जो छायावाद है वो राष्ट्रीय मुक्ति का ओजस्वी संगीत है। मैं प्रसाद की तीन गीतों की चर्चा करूंगा। एक आह्वान गीत है जो चंद्रगुप्त नाटक में है, कितना ओजस्वी, प्रखर, ओजस्वी। सिकंदर की सेना को अपने राज्य से आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया था, गद्दारी की थी, अपने ही भाई के खिलाफ उसकी बहन खड़ी होकर के और राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम का अलग जगाने लगी थी। एक स्त्री से इतना क्रांतिकारी गीत प्रसाद ने गवाया है ना। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। छंद देखिए कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि को के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में स्वाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। दुश्मन की जो सागर रूपी सेना है उसमें तुम बड़वाग्नि की तरह जल पड़ो और उसको जला डालो। तुम वीर हो, विजयी बनो, आगे बढ़ो। इस गीत के द्वारा प्रसाद सोए हुए भारतीयों में एक अलग जगह, ओज का भाव पैदा कर रहे हैं। और सोए हुए भारतीयों को जगाने का एक गीत उनका और है, बहुत मशहूर गीत है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनकट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उसमें एक छंद जो है कि मध्यकालीन जो खुमारी है, जड़ता है ना, वो किस तरह से अभी भी तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई, उससे ऊपर उठो, मुक्त हो, तब जाकर के तुम अपने देश की वर्तमान स्थिति को समझ पाओगे और उससे मुक्त कराने के लिए कोशिश करोगे। वो अंतरा है कि अधरों में राग अमन पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। और निराला ने फिर इसी तरह से जागरण गीत लिखा। जागरण का ही प्रसंग है कि जागो फिर एक बार में, कि आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, मौन हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। प्रसाद का दूसरा गीत है, उसी नाटक थे, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इतना प्रांजल, इतना व्यंजक गीत पूरे नवजागरण दौर में देश प्रेम से संबंधित ऐसा सुंदर, इतना गंभीर गीत और दूसरा कोई नहीं लिखा गया। और इसे भी इत्तेफाक देखिए कि जयशंकर प्रसाद ने स्त्री से ही गवाया है। और स्त्री कौन है? विदेशी है, सिल्यूकस की बेटी है, कार्नेलिया। कहती है सिंधु नदी के किनारे कि देखें वो जो गीत मैंने सीखा था भारत के बारे में, भूल तो नहीं गई, वो गाती है। उसमें एक छंद है, लघु सुरधनु से पंख पतारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब देखिए, कहते हैं कि विदेशी जो भी आए यहां पर भारत में, उसे उन्होंने भारत को अपना घर समझा और यहीं बस गए, यहीं का होकर रह गए। अब आज के दौर में इस गीत का क्या अर्थ है, वो कितना अर्थपूर्ण है, आप लोग समझ सकते हैं। अपने दौर में ही नहीं बल्कि आज भी प्रसाद या निराला या महादेवी किस तरह से प्रासंगिक हैं, इसे आप देख सकते हैं। तीसरा गीत समुद्रगुप्त नाटक का है। प्रसंग यह है कि एक तरफ से देवसेना और पर्णगुप्त वृद्ध सेनापति आ रहे हैं। देश की सेना बिखर चुकी है, स्कंदगुप्त की उसे
फिर से इकट्ठा करने के लिए धन की जरूरत है। कर्णदत्त इसी अभियान में निकला है, देवसेना के था। उसे कुछ रास्ते में शोहदे टाइप के, छिछोरे टाइप के लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हे छोकरी कुछ सुना तो कर्णदत्त कहता कि अरे बाबा भीख दो, बच्चे, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। तो इसमें एक नागरिक कहता है अरे गाने भी दे बूढ़े। कर्णदत्त अफसोस करते हुए कहता है कि हाय रे अभागे देश। फिर देवसेना गाती है, इस गीत को खास तौर से दोस्तों सुनिएगा। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दांव पर आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को पुकारोगे, सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे। एक आध छंद और इसमें है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। जब गीत समाप्त होता है तो कर्णदत्त कहता है नहीं बेटी, निर्लज्ज कभी विचार नहीं करेंगे, निर्लज्ज कभी विचार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं रही है इस देश में। इतने साधारण शब्दों में जो देश की स्थिति है उसको कितना आसानी से जयशंकर प्रसाद ने पेश कर दिया है। यहां पर मैं एक कहानी की याद दिलाता हूं, उसको आप जरूर पढ़िएगा। वो कहानी है भगवती चरण वर्मा की, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कि देश की गुलामी के कारण तुम हो, इसलिए उस गुलामी से मुक्ति के लिए प्रयास तुम्हें करना होगा, कोई ईश्वर आकर के तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जयशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं। इतना सटीक व्याख्या इतिहास की, अपने समय की करने वाला व्यक्ति, खुद अपने देश के लोगों से अपने देश को स्वाधीन करने की बात करने वाला यह व्यक्ति, यह कवि कैसे पलायनवादी हो सकता है। भगवती चरण वर्मा ने लिखा, उसके कैरेक्टर हैं हीरो जी। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से लड़ करके सत्ता नहीं छीनी, बल्कि इसे मुगलों ने उपहार स्वरूप दे दिया। यह बहुत ही, इस कहानी को पढ़िएगा तब समझ में आएगा इस गीत का संबंध उस कहानी से किस तरह से जुड़ता है कि जयशंकर प्रसाद कितने अपने आज से जुड़े हुए थे और उनकी चिंता देश को किस तरह से मुक्त करने की थी। मुझे फिर जागो फिर एक बार कविता याद आती है, जिसमें कि गोविंद सिंह को याद किया। सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। फिर वो वर्तमान में आते हैं, निकट अतीत से फिर वर्तमान में आते हैं कि शेरों की माद में आया है आज से आज, जागो फिर एक बार। ये तमाम प्रसंग है ना, निराला याद दिलाते हैं। और फिर लिखते हैं कि पशु नहीं, रणभूमि में खड़े होकर जैसे अपने पक्ष को लोगों को समझा रहे हो, कहते हैं कि रण पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। और बादल राग में वो किस तरह से विप्लव का वीर बन जाते हैं और कहते हैं कि अट्टालिका नहीं आतंक भवन है। ये जो बड़े बड़े लोगों की अट्टालिकाएं हैं ये आतंक भवन है, और सर्वसाधारण को उनके भय से मुक्त होना जरूरी है। और इसीलिए निराला एक बड़ी गजब की बात कहते हैं कि निर्भय होना स्वाधीन होना है। निर्भय का अर्थ है स्वाधीन होना। ये अपने जमाने में कर रहे हैं कि अट्टालिका आतंक भवन है, और जो सर्वसाधारण लोग, दबे कुचले लोग हैं, वो किस तरह से भयग्रस्त हैं, भय से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि निर्भय का अर्थ है स्वाधीन। मेरे ख्याल से समय काफी मैंने ले लिया है।
मैं ज़्यादा नहीं, अब मैं इसको समाप्त करता हूँ 2-4 मिनट में। स्वाधीनता किस तरह से काम्य थी, निराला के 2 कविताएं उन्होंने लिखी थी स्वाधीनता पर, है ना। एक 23 अगस्त 1924 को, एक दूसरी 30 अगस्त 1924 को प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया स्वाधीन है या पराधीन, शास्त्र कहता है आना और जाना चक्रवत है। ये बस भ्रम में डालने वाली बात है कि शास्त्र कहता है कि आना और जाना चक्रवत है, यह परिवर्तन का नियम है, सब अविनाशी हैं। पल्लव स्वाधीन आए थे, अपनी ही इच्छा से जाते हैं, वे मुक्त स्वाधीन हैं। फिर प्रश्न है कि मरमर में कौन रोता है, अगर वे स्वाधीन हैं तो करुणा राग क्यों सुनाते हैं। शास्त्र इसे माया कहता है, लेकिन मैं माया नहीं जानता, बस एक शब्द जानता हूँ, स्वाधीन। फिर दूसरे भाग में वो कहते हैं, गहन चिंतन करने के बाद कहते हैं कि भ्रमर का गुंजार, पक्षियों का कलरव, सूर्य का उदय अस्त, तिमिर का उद्गम और उससे चंद्रमा का निकलता हुआ प्रकाश, सब स्वाधीन है ना। जैसे रूसो और मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, उस पर सामाजिक बंधन नहीं लादने चाहिए, थोपने चाहिए। कहते हैं ये प्रकृति के जितने उपादान हैं सब स्वाधीन है। यह बहुत बड़ी दुर्बलता है, जब भूकंप आता है, बड़ा आंदोलन होता है, तो उसकी गति को कौन रोक सकता है, मेघों के नाद को कौन रोक सकता है। लिखते हैं, भय ही व्यवस्था का जनक है, निर्भय अपने को और दुर्बल समाज को करके दिखाना है, निर्भय अपने को और दुर्बल समाज को करके दिखाना है। स्वाधीन का ही एक और अर्थ निर्भय है। बहुत बड़ी बात निराला कह रहे थे, और प्रसाद ऐसी मनस्थिति में जो निरंकुश शासक थे, किस तरह से इन निरीह जनों पर अत्याचार कर रहे थे। प्रसाद ने जैसे उनको लक्ष्य करके लिखा कामायनी में कि आह प्रजापति यह न हुआ है, यह न होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा, जाना ही पड़ता है। प्रसाद तुलसीदास को भी आप इस संबंध में देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय के बहुत सारे राजा और क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व को निंदित करते हुए नृप वेश में, राजा के वेश में सूत और बंदीगढ़ बने हुए थे। ये निराला ने तुलसीदास में दिखाया कविता में। ये वही लोग थे जो अंग्रेजों का हित साधन करते हुए सुविधा भोगी बने हुए थे, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये सत्ता पर काबिज हो गए। और इस बात को आप प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु के यहाँ भी देख सकते हैं। तो छायावादी जो काव्यांदोलन है, यह मूलतः भाववादी है, किंतु उसमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना की ओजपूर्ण और प्रखर अभिव्यक्ति हुई है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। छायावाद एक तरफ राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक औदात्य और गौरव से, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति उसका एक ऐतिहासिक पक्ष है। इसने गहरे इतिहास बोध की कामना उसका एक विशिष्ट अनुषंग है। छायावादी कवियों ने सामाजिक विडंबना पर कम नहीं लिखा। दीन, दान, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, ताज, ऐसी ही कविताएं हैं। ज्योत्सना में नए जीवन और युग परिवर्तन को सामाजिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न करने वाले पंत युगांत तक आते आते क्रांति भावना से किस तरह से आवेशित हो गए थे। लिखा कि गा कोकिल, बरसा पावकर्ण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। और लेकिन छायावादी दौर की पंत की अधिकतर कविताएं इस क्रांति भाव वाली नहीं है। लेकिन छायावाद के अंत में उन्होंने जो ताज और कलरव जैसी कविताएं लिखी वो महत्वपूर्ण है। ताज कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है और बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर आकर के उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है।
पंत की नज़र में जिस देश में लोग भूखे, नंगे, बेघर और दुखी हों, उस देश में मृत्यु के स्मारक ताज के प्रति आसक्ति विडंबनापूर्ण ही है। कविता छोटी सी है, आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा कि किस तरह से जो जीवित लोग हैं उनका उपहास हो रहा है और जो मरे हुए लोग हैं उनका पूजन हो रहा है। एक कविता का और हवाला मैं दे रहा हूँ कि निराला ने दान शीर्षक कविता लिखी थी 1935 में, और उसमें उन्होंने राम भक्त और शिव भक्त जो द्विज लोग हैं उनकी जो दिनचर्या है, जो उनकी मनस्थिति है, उनकी जो मानसिकता है, उस पर उन्होंने किस तरह से व्यंग्य किया था कि दीन दुखी लोगों को दुत्कार देते हैं और मंदिरों को मालपुआ खिलाते हैं। कविता बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन कितना सामाजिक अर्थबोध उसमें भरा हुआ है कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर खड़ा वह भिक्षु इधर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य मानव। ये उसी दौर की विडंबनात्मक स्थितियों की ओर निराला इशारा कर रहे थे। तो समाज में ये रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ये हमेशा से रहा है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। लेकिन आज ये बातें सही नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर हैं क्या उनको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है? जो सबल हैं वही रह पाएंगे। तो ऐसे अशांत माहौल में किस तरह से शांति, प्रेम और करुणा, अहिंसा की जरूरत थी, इसके लिए प्रसाद को थे तो शैव, कश्मीरी प्रतिभिज्ञा दर्शन उनका मुख्य दर्शन है, तो वो किस तरह से बुद्ध की शरण में जाते हैं। और उनकी एक कविता है अरि वरुणा की शांत गचार गीत है, उसको आप ध्यान में रखिए। और फिर अशोक की चिंता में किस तरह से वो करुणा और प्रेम के प्रसार के लिए गौतम बुद्ध को याद करते हैं कि भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अगजग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता का यह मग, बह जा बन करुणा की तरंग, जलता है यह जीवन प्रसंग। तो ये मानव प्रेम और मानव शांति जितनी अशोक के समय में आवश्यक थी, उतनी ही आज भी है। हम छायावादी कविता की इस प्रवृत्ति को, छायावादी कविता में निहित इन मूल्यों को, इन तत्वों को, और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो छूट रही हैं, मैं अब उन पर विचार नहीं करूंगा। उसमें आप एक महत्वपूर्ण कविता राम की शक्ति पूजा छूट रही है, उसको आप देख लीजिएगा। इन्हीं संदर्भों में किस तरह से वो राष्ट्रीय मुक्ति, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मुक्ति की आकांक्षा उसमें भी है। तो छायावादी कवियों की स्वच्छंदता, प्रियता को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि उन कवियों के मन में एक आंधी थी, व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, अपने देश और जाति को पराधीनता से मुक्त करने के लिए क्रांति का सच्चा भाव था, और सुख की मीठी अनुभूति से युक्त वेदना की छटपटाहट थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। इतनी विराट चेतना वाला ये जो काव्य है, काव्यांदोलन है, इसके बारे में शुक्ल जी ने एक टिप्पणी की, वो मुझे तर्क संगत नहीं लगती है। उन्होंने लिखा कि छायावादी कवियों के यहाँ न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। ये मुझे कतई से उचित नहीं लगता, तर्क संगत नहीं लगता। छायावादी कवि अपने समय से जुड़े थे, अपने समय से संवाद कर रहे थे। छायावादी कवि सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति के लिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए और स्त्री स्वाधीनता के लिए प्रयासरत थे, और अपने लक्ष्य में
कहाँ वो उनको अपना लक्ष्य कहाँ तक हासिल हुआ, ये आप भी सोचें, हम भी और विचार करेंगे। नमस्कार। कोई प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक एक भी अभी मुझे राम नरेश यादव का शानदार व्याख्यान के लिए बधाई दे रहे हैं, प्रेमदत्त पांडे बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान। लेकिन और मुझे सुशील कह रहे हैं कि तर्कपूर्ण सारगर्भित और प्रासंगिक व्याख्यान के लिए हार्दिक बधाई सर। पूजा झा भी इसी तरह से बधाई दे रही हैं। ध्रुव यादव कह रहे हैं कि सबसे सुंदरतम इल्म का दरिया बह रहा है। तो अंशु चौधरी भी तारीफ ही कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। तो रुचि भी हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उसको ले सकता हूं, नहीं तो अपने व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, ओके, शुक्रिया। अरे देखो तो, इसको देखो तो, कान हम लोग कहाँ गया? कहाँ गया आप लोग? क्या नहीं हो गया? देखो, इसको सेव करना होता है ना।